आज दिनांक 7 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए का नाम जैसे ही हम लोग लेते हैं तो बहुत ही अलग एक अनुभूति होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ एक भाग है और एक ऐसा पदार्थ है जो क्रमबद्ध तरीके से जो है वंशावृद्धि जो है उसमें सहायक है। किस प्रकार सहायक है आज बात करेंगे, उस पर स्ट्रक्चर क्या है वो भी बात करेंगे। तो आखिर डीएनए है क्या? तो देखिए, डीएनए की सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक मिशर ने इसकी न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, आनुवंशिक पदार्थ की खोज की। पस कोशिकाओं में इसको देखा, फिर से बाद में इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया और इसकी प्रकृति जो अम्लीय प्रकृति थी, इस कारण इसे न्यूक्लिक अम्ल बोला गया। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। और प्यारे बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि डीएनए से भी ज़्यादा आरएनए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, सर्वप्रथम बनने वाला जो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड था वो आरएनए था, और आरएनए से ही बाद में माना जाता है कि डीएनए का निर्माण हुआ है। चलिए, हम आज बात करेंगे डीएनए की, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। बहुत सबसे ज़्यादा जीवों में पाया जाने वाला पदार्थ अगर कोई न्यूक्लिक एसिड है तो वो डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लिक एसिड में अंतर आ रहा है। देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड अंतर है। और इसमें अंतर क्या है? इसमें डीऑक्सी मतलब, देखिए, डीऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का हट जाता है। डीएनए का अगर आप जो अणुसूत्र देखोगे तो क्या है? C5H10O4। क्लियर? डीएनए का जो अणुसूत्र है वो C5H10O4। तो डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं डीएनए में। डीएनए में है क्या क्या, देखें बच्चे। तो डीएनए जो है वो 3 मुख्य पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला आता है पेंटोस शर्करा, यानी कि जो आपकी डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है, उससे मिलके डीएनए बना हुआ है। उसमें मेन कंपोनेंट जो है वो उसकी जो शुगर है डीएनए की, वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, शुगर है। दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस। वो जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं, ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, तो ये डीएनए में पाए जाते हैं। ये 4 कंपोनेंट हैं। उसके बाद तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। देखिए, POH3, H यानी हाइड्रोजन के 3 परमाणु, फॉस्फेट का 1 और O के यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं, जो इसको रीढ़ की हड्डी यानी सपोर्ट यानी एक सपोर्ट देता है। ठीक है। अब जो है जब पेंटोस शर्करा तो अगर हम बात करें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, 2 चीज़ों को बनाएं अगर मिला लें तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। तो क्या है ये? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। पेंटोस शुगर 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? 3। सबसे पहले क्या आता है? पेंटोस शुगर। दूसरा क्या है? नाइट्रोजनस बेस। तीसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 में से 2 चीज़ें जो है वो कौन सी? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब तक मिले रहते हैं तब तक इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जैसे ही फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है, तब ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो और डीएनए क्या है? कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। एक पॉलीमर है, उसका श्रृंखला है उसकी, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, जिसको पॉलीमर्स है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएँ आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर बनाती हैं, कंप्लीट डीएनए अणु मॉलिक्यूल बनाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। डीएनए का निर्माण
नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से होता है। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडिन्स। देखिए प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स ये दोनों ही समान होते हैं डीएनए में। कैसे होते हैं ये प्यूरिन्स? कौन कौन से होते हैं बताता हूँ आपको। एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, ये क्या है? ये प्यूरिन्स हैं, ठीक है। और पैरामिडीन्स कौन से हैं? थायमीन और साइटोसिन, ये पैरामिडीन्स हैं। तो जितनी संख्या एडेनिन की और ग्वानिन की होगी उतनी ही संख्या थायमीन और साइटोसिन की होगी। मान लीजिए किसी डीएनए मॉलिक्यूल में अगर 100 एडेनिन और 100 ग्वानिन है तो उतने ही 100 थायमीन और 100 साइटोसिन होंगे, उतने ही पैरामिडीन्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल देखिए, पहले ये डीएनए खोजा गया तब इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। ये तो आप जो सामने देख रहे हो ये स्ट्रक्चर तो जो त्रिविम संरचना है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये किसने खोजा? ये सबसे पहले वॉटसन, क्रिक और विल्किंस ने खोजा था। इससे पहले फ्रेडरिक विशर ने केवल इसका ये पता किया था कि एक ऐसा कोई पदार्थ है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। बाद में रोजालिंड फ्रैंकलिन आए, उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाया ऐसा कि ये गुणसूत्र होते हैं, ऐसा होता है। और लेकिन एक सही त्रिविम संरचना, एक डबल हेलिकल मॉडल अगर किसी ने प्रस्तुत किया तो वो थे वॉटसन, क्रिक और विल्किंस। तो सर्वप्रथम वॉटसन व क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो साइंस का नोबेल पुरस्कार था। इनके अनुसार अणु एक डबल हेलिक्स होता है, डीएनए का अणु एक डबल हेलिक्स होता है जो सर्पिलाकार आकृति के समान समानांतर रचना बनाता है। समानांतर कैसी? एक दूसरे के पैरेलल। देखिए इसमें एक 3 प्राइम होता है, मैं आपको यहाँ देख के बताता हूँ। अगर एक 3 प्राइम होता है, एक 5, जैसे ये जो आया हुआ है तो ये क्या होगा? इसका 5 प्राइम होगा। और ये जो इसका सामने क्या होगा? इसके 5 प्राइम होगा, ये इसका 3 प्राइम होगा। इसको करने का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। मान लीजिए अगर मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है, आपने कहा सर ये तो अजीब सा है। अगर मैं कहूँ ये भी 3 पैरेलल है और ये भी 3 है, और यहाँ क्या होगा? 5 प्राइम, ये भी 5 प्राइम। जब ये फोल्ड लेता है तब क्या होगा? कहीं इसकी दूरी ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो ये तो एक सही डीएनए में होगी। लेकिन अगर हम दोनों ही सेम कर लेंगे तब क्या होगा कि कहीं से बहुत पतला हो जाएगा। मान लीजिए एस टाइप्स हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा, तो ये डीएनए गलत हो जाएगा, ठीक है। डीएनए क्या है? एक समानांतर, एक अक्ष के समानांतर। मैं फिर से लिखता हूँ आपके सामने, ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये एक काल्पनिक अक्ष, इस अक्ष के समानांतर चारों ओर लिपटी हुई इस प्रकार का डीएनए है। ऐसे आपने एक ट्रेन की पटरी को देखा होगा, कहीं से कहीं तक चली जाइए बिल्कुल नहीं मिलती है। सेम ऐसे ही हमारा डीएनए है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक पैरेलल है। और बीच में क्या लगे हुए हैं? बीच में न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी, जो बीच में जो है आपके नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक दूसरे की, इसके डीएनए के बीच की दूरी को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो डीएनए हैं होते हैं। डीएनए का एक अणु जीन कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार का एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, इनको थोड़ा सा गर्म करने पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और नया डीएनए क्या होता है। चलिए मैं बताऊँगा उसके कभी आगे आपको। एडेनिन और थायमीन से एडेनिन सदैव थायमीन से और साइटोसिन सदैव ग्वानिन से अटैच करता है। देखिए एडेनिन और थायमीन, आप अगर इसमें भी देखेंगे तो जो रेड वाला है, और देखिए ये आप यहाँ डायग्राम देखिएगा किस प्रकार से, ये और ये देखिए है, ये देखो ग्रीन वाला, ये और ये है ग्रीन, इसी प्रकार से ये और ये तो ब्लू है और रेड है। तो ये साइटोसिन हमेशा कहीं भी किसी में भी देख लीजिए आप, होल स्ट्रक्चर कहीं पे भी देख लीजिए तो इसमें आप देखोगे कहीं पे भी आप देख लो तो इसमें आपको यही मिलेगा कि एडेनिन हमेशा थायमीन से और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से अटैच रहता है, मिलेगा, एक दूसरे के बीच में जोड़े बनाएंगे। और दूसरी बात, एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड होंगे एडेनिन और थायमीन के बीच में, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे। क्लियर? ठीक है। अब डीएनए का
एक पगडंड मतलब अब एक पगडंडी मतलब पगडंड क्या होता है, देखिए ऐसे एक ये बेस पेयर है और दूसरा बेस पेयर है, तो इन दोनों के बीच ये बेस पेयर होता है ना, इसको हिंदी में पगडंड ही बोलते थे, क्योंकि आप देखो ना सीढ़ी जैसी संरचना है, सीढ़ी बनी हुई है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ी ना बोल के इसको हम लोग बेस पेयर बोल रहे तो भी अच्छा है। चलिए ठीक है, बेस पेयर जो होता है उन दोनों बेस पेयर के बीच की दूरी क्या होती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस एक फोल्ड में, यानी कि जो एक फोल्ड पूरा आया हुआ है, इसमें एक अणु में जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। मैं बेस पेयर्स बोल रहा हूँ, बेस नहीं बोल रहा हूँ। बेस पेयर का मतलब हो गया इन्हें जो जोड़ा बनाया हुआ है, इस प्रकार से जो जोड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो जोड़ा बनाया हुआ है इस प्रकार, ये पेयर है, ठीक है, जोड़ा है, ठीक है, तो बेस पेयर है। तो इनकी दूरी कितनी होगी, तो इनकी दूरी होगी बच्चों 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, जैसे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम दूरी है। और दो के बीच की दूरी कितनी होगी, जो दो के बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। इसके बाद बात आती है आखिर ये डीएनए का जो व्यास है ये कितना होता है, यहाँ जो व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये याद रख लीजिएगा आप लोग, कई बार पूछा जाता है डीएनए का व्यास कितना होता है, ठीक है। व्यास और रेडियस क्या था, तो रेडियस कितना होगा, तो आधा 10 होगा, आधा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डीएनए के कार्य क्या है। तो देखिए डीएनए का कार्य, सबसे पहला कार्य है डीएनए सभी जीवधारियों का आनुवंशिक पदार्थ है, अतः यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अतः यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे हमारे बच्चों में और हमारे अंदर हमारे माता पिता से आया हुआ है। तो ये जो डीएनए है ये लगातार चलता है, सतत चलता रहता है। डीएनए प्रोगैमेटिक जाल का अधिकतम भाग बनाता है। ये आप जो देख रहे हो ना, जितने भी जो आपका जो गुणसूत्र है, सॉरी क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन जाल का अधिकतम भाग बनाता है, ठीक है। और डीएनए जीव का घटक है, इसके द्वारा ही जीवों में जीन उत्पन्न होते हैं। तो जीन, अब आप जीन कहेंगे सर जीन क्या होता है, तो डीएनए का वह भाग देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। डीएनए का मान लीजिए ये भाग है, तो ये किसी कलर को कर रहा है, मान लीजिए आपकी आँखों का आइस कलर है, आई कलर, ठीक है, तो आई कलर है, तो ये क्या है, जीन है एक। तो डीएनए का वह भाग जो किसी सूचना को अपने अंदर नहीं सकता है और एमआरएनए की कॉपी या किसी भी आरएनए की, चलिए एमआरएनए ना करके किसी आरएनए की कॉपी बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। क्लियर। चलिए डीएनए कोशिकाओं की वृद्धि हेतु उनमें विभाजन करता है, यानी कि जब कोई कोशिका बटेगी तो उससे पहले कहाँ डिवीज़न होगा, उससे पहले डीएनए में डिवीज़न। जब डीएनए मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, कोशिका भी मैच्योर हो जाएगी। जैसे कोशिका मैच्योर होगी तो क्या होगा, फिर उसमें डिवीज़न हो जाएगा। तो डीएनए जीवन का आधार है, जीव के जीवन का आधार है, क्योंकि बेस इसी में ही है जो सूचनाएँ होती हैं वो आगे जाती हैं कि जीव कैसा बनेगा। तो जो भी हमारे अंदर लक्षण है वैसे लक्षण हमारे संततियों में भी आते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण संबंधी सूचनाओं को एमआरएनए द्वारा राइबोसोम पर भेजता है और राइबोसोम क्या करता है, उसे प्रोटीन बनाता है, ठीक है। डीएनए क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जीवों में विविधता उत्पन्न करता है। हम और आप जो हैं सेम नहीं हैं अपने माता पिता के। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ वेरिएशंस आती हैं डीएनए के अंदर, तो जिनके द्वारा क्या होता है, नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने डीएनए के बारे में जाना। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा और इसको डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।